from the question that we have left in the last session. So let's get started. So this question we have discussed. We were talking about the GDR, that is called Global Depository Receipt in the last session. So आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि एक केस स्टडी पे बेस्ड है। और दोस्तों हम लोग इंटर करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 ऑफ BFM। स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। हम लोग BFM के यूनिट नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है IFSC। IFSC आप समझते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट। तो IFSC से रिलेटेड दोस्तों आपको जैसा कि पता ही होगा कि ये जो चैप्टर नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 है, ये जो BFM का जो नया सिलेबस आया था 2023 में, इसमें ऐड हुआ था। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, इससे सवाल आता ही आता है, हर एक बार सवाल आएगा। लगभग 3 से 4 सवाल आते हैं इस टॉपिक से। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। उम्मीद है दोस्तों आपको ऑडियो और वीडियो क्लियरली आप तक पहुंच रही होगी। प्लीज ओके टाइप कर दे चैट बॉक्स में। आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा। यदि ऑडियो वीडियो ओके है तो प्लीज ओके टाइप कर दें। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बेसिकली सवाल है एकदम ग्लोबल लेवल का। IFSC और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात है। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ग्लोबल फिल्म कैपिटल एक इंटरनेशनल, राइट। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप तक ऑडियो और वीडियो क्लियरली पहुंच रही हो तो प्लीज ओके टाइप कर दें। चैट बॉक्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। यू कैन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स so that I can get confirmation from you that yes everything is okay, right? So आइए दोस्तों सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, केस स्टडी कुछ ऐसा है कि जो जो ये हमारा एक ग्लोबल फील्ड कैपिटल है ना, राइट। तो ये ग्लोबल फील्ड कैपिटल एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि यह भारत के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप करें। किसने अप्रूवल दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। क्या सेटअप करने का अप्रूवल दिया है? IFSC सेटअप करने का अप्रूवल दिया है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अब इनका मार्केटिंग पॉइंट यह है कि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर यहां टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लिखा है ना कि इनका मार्केटिंग पॉइंट यह है कि जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर है वो टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट पेइंग STT। STT क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी STT, राइट। तो दोस्तों ये तो आपके सामने एक सिनेरियो है। अब आइए इस पे सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों सवाल यह है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है और कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द एडवांटेज दैट ग्लोबल फिल्म कैपिटल इज प्रोमोटिंग टू इट नॉन रेजिडेंट क्लाइंट, राइट। तो कौन सा एडवांटेज है, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको पता है STT क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STT? यस और नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट। क्या आपको STT का मीनिंग पता है? यदि नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STT? देखिए दोस्तों, STT का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, राइट। मैं आपको समझाता हूं STT का मतलब क्या होता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू STT। STT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, राइट। जब भी हम शेयर, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड जैसे लिस्टेड सिक्योरिटी खरीदते हैं या बेचते हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर, तो एक छोटा सा टैक्स लगता है, उसी को कहते हैं STT। फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब भी हम शेयर, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड जैसे लिस्टेड सिक्योरिटी खरीदते हैं या बेचते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, तो एक छोटा सा टैक्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? STT, राइट। अब जरा इस केस को देखिए। ये जो ग्लोबल फिन कैपिटल है ये अपना IFSC बना रहा है। क्या बना रहा है? IFSC। IFSC क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यह एक IFSC बना रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। कहां बना रहा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में IFSC बना रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझते हैं आप क्या होता है? जरा बताइए तो चैट बॉक्स में। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? आई थिंक यू नो इट। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सिंपल सा मतलब है भारत के अंदर एक ऐसा स्पेशल एरिया जहां पे बिजनेस को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। स्पेशल क्या? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब यही होता है दोस्तों, एक ऐसा एरिया जहां पे बिजनेस को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर ट्रेडिंग वाया द IFSC आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल डोमेस्टिक टैक्स ऑन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन।
बी कह रहा है कि ट्रांजेक्शन बाय नॉन रेजिडेंट एग्जीक्यूटेड थ्रू आईएफएससी इन एसईजेड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एसटीटी। सी कह रहा है ओनली रेजिडेंट इन्वेस्टर रिसीव एन एसटीटी एग्जेम्पशन व्हेन ट्रेडिंग थ्रू आईएफएससी प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर होते हैं उन्हें भी एसटीटी पे करना है, लेकिन उन्हें एक रिबेट मिलता है, जिस कारण से टैक्स बर्डन कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईएफएससी में ट्रेडिंग करने वाला हर इन्वेस्टर को एसटीटी से छूट मिल जाती है, हाँ या ना? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। व्हाट डू यू थिंक, जो भी लोग एसटीटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या सभी को, जो भी लोग आईएफएससी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आईएफएससी में ट्रेडिंग करते हैं, हर एक इन्वेस्टर को क्या एसटीटी में छूट मिलती है? क्या लगता है दोस्तों? प्लीज टाइप करें हाँ या ना। डू ऑल द इन्वेस्टर गेट रिबेट इन द एसटीटी, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स? देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऐसा आंसर, इसका जवाब है नहीं, सभी इन्वेस्टर को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। नॉट ऑल इन्वेस्टर गेट दिस बेनिफिट। तो किसे मिलता है दोस्तों? तो नियम याद रखिए, ये जो बेनिफिट मिलता है ना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में छूट का, राइट, ये रिबेट का, यह बेनिफिट दिया जाता है एक एक्ट के अंदर। एक्ट का नाम है एसईजेड एक्ट 2005। क्या नाम है एक्ट का? एसईजेड एक्ट 2005। और दूसरा एक्ट का नाम है फाइनेंस एक्ट 2004। तो ये दोनों एक्ट है, एक तो हमारा एसईजेड एक्ट 2005 है और दूसरा एक्ट है हमारा फाइनेंस एक्ट 2004। इसी दोनों एक्ट के अंतर्गत ये रिबेट मिलता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आईएफएससी के थ्रू ट्रेड करेगा तो उसको एसटीटी नहीं देना पड़ेगा, यानी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। नेचुरली वहां ट्रेड करना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, राइट। तो जरा ऑप्शन बताइए ना, आप कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है उनको कंप्लीटली एग्जाम्पशन दिया हुआ है सभी डोमेस्टिक टैक्स से। ऐसा तो है नहीं, मैंने कब बोला कि डोमेस्टिक टैक्स एग्जाम्पशन है? ये नहीं होगा। बी कह रहा है कि जो भी नॉन रेजिडेंट ट्रांजेक्शन करते हैं आईएफएससी के थ्रू, राइट, उनको एसटीटी नहीं देना पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं बार बार कि जो एक्ट है हमारा एसईजेड एक्ट 2005 है, उसमें यही तो कहा गया है कि जो नॉन रेजिडेंट है, राइट, उनके जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आईएफएससी के थ्रू, उनको एसटीटी नहीं देना पड़ता। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एसटीटी ओनली। दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल डोमेस्टिक टैक्स, रेदर दे आर ओनली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम व्हाट? उनको किससे एग्जाम्पशन मिली है दोस्तों? उनको एग्जाम्पशन मिली है एसटीटी से। एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। जरा सी को देखिए, सी कह रहा है दोस्तों कि ओनली रेजिडेंट इन्वेस्टर रिसीव एसटीटी एग्जाम्पशन व्हेन ट्रेडिंग थ्रू आईएफएससी। ये तो साफ गलत है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर की, रेजिडेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। तो सी तो नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर मस्ट स्टिल पे द एसटीटी बट दे रिसीव अ रिबेट दैट इफेक्टिवली लोअर द टैक्स बर्डन। ये भी गलत है, क्योंकि एसटीटी तो उन्हें पे ही नहीं करना है ना। यही तो फायदा उन्हें मिल रहा है कि उनको कंप्लीटली एग्जाम्पशन मिल रहा है, राइट, एसटीटी पे करने से। समझे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट सिंपल सा है, बस एसटीटी और आईएफएससी का रिलेशन समझना था, जो आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दोस्तों बताइए, क्लियर है कंसेप्ट? यदि क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दीजिए। हमने अभी दो तीन चीजें क्लियर की यहाँ से। एसटीटी एसईजेड एक्ट क्या है, ठीक है, कहाँ पे एग्जाम्पशन मिला है हमें नॉन रेजिडेंट को, राइट, किस केस में नॉन नॉन रेजिडेंट को एग्जाम्पशन मिलता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव मेड क्लियर। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अभी तक चीजें क्लियर हो रही हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, यह भी केस स्टडी फॉर्मेट में है। आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों सिनेरियो को समझिए। इनोवेट फाइनेंस सॉल्यूशन एक मिड साइज फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। इनके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है रिस्क एनालिटिक्स और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है रिस्क एनालिटिक्स और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। यह लोग चाहते हैं कि मल्टी करेंसी एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट के उथल पुथल और एसेट लायबिलिटी मिसमैच को मैनेज करने वाले प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें। ये लोग क्या चाह रहे हैं दोस्तों, कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, इसको समझिए। ये लोग चाहते हैं, कौन लोग? यानी इनोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशन वाले चाहते हैं कि क्या क्या, देखिए, मल्टी करेंसी एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, ओवरऑल एसेट लायबिलिटी मिसमैच, राइट, इनको मैनेज करने वाले प्रोडक्ट सर्विस को हम लॉन्च करें। मतलब इन सभी चीज को मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं। अब इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, इनके पास ऑप्शन है होलसेल बैंकिंग का, इनके पास ऑप्शन है कैपिटल मार्केट का, रिटेल बैंकिंग का, या बाकी ट्रेजरी मैनेजमेंट का। तो सवाल यह है कि इनका स्ट्रेंथ देखते हुए कौन सी सेगमेंट बेस्ड होगी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं।
which IFSC business segment should innovate financial solution primarily consider to leverage its expertise in managing foreign exchange and interest rate risk? ऑप्शन ए कर रहा है होलसेल बैंकिंग, बी कर रहा है कैपिटल मार्केट, सी कर रहा है रिटेल बैंकिंग, डी कर रहा है ट्रेजरी मैनेजमेंट और ई कर रहा है अदर अपॉर्चुनिटी। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, हो क्या रहा है कि ये जो हमारे इनोवेट फाइनेंशियल लिमिटेड है, राइट, ये जो हमारे इनोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, ये एक हमारे मिड साइज फाइनेंशियल फर्म है। इनके पास रिस्क एनालिटिक्स और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का अच्छा बैकग्राउंड है इनके पास, राइट। अब दोस्तों इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है वो जरा देखिए। एक तो होलसेल बैंकिंग का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल मार्केट का, रिटेल बैंकिंग का, बाकी सर्विसेज का, राइट। तो सवाल यह है कि कौन सा सेगमेंट जो है सबसे बेस्ट होगा इनके लिए, राइट। तो चलिए इसको जरा समझते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स का यूज करें अपने रिस्पॉन्स को हम तक पहुंचाने के लिए। पहला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी सुना है कि कंपनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं रिस्क कम करने के लिए? टेल मी, हैव यू एवर हर्ड दैट कंपनी यूज द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट टू लेसन देयर रिस्क? क्या कंपनी डेरिवेटिव का यूज करती है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हाँ या ना? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। प्लीज लेट मी नो, हैव यू हर्ड दैट कंपनी यूजेस द डेरिवेटिव टू लेसन? यस, ऑब्वियसली। देखिए दोस्तों, जब कोई फर्म मल्टीपल करेंसी में काम करती है, आप जरा इसका चाहिए, एक रिस्पॉन्स आया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है। जब कोई भी कंपनी, राइट, जब कोई भी फर्म मल्टीपल करेंसी में काम करती है, यहां पे देखिए ना, साफ साफ तो लिखा है कि यह मल्टीपल करेंसी का एक्सपोजर है। तो जब कोई भी फर्म मल्टीपल करेंसी में काम करती है, मान लीजिए एक डील डॉलर में है और दूसरा डील यूरो में है, राइट, और तीसरा डील आईएनआर में है, तो एक्सचेंज रेट के बदलने से प्रॉफिट या लॉस का रिस्क होता है। समझ रहे हैं ना बात को? जब कोई भी कंपनी मल्टीपल करेंसी में काम करेगी, मल्टीपल करेंसी को डील करेगी, तो जैसे ही एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होने का रिस्क होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी करेंसी एक्सपोजर। अब इसका मतलब क्लियर हुआ, ये मल्टी करेंसी एक्सपोजर क्या होता है दोस्तों? उसी प्रकार से जब हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो वहां भी एक तरह का रिस्क होता है। कौन सा रिस्क होता है? तो ये जो रिस्क होता है ना, इससे हमारा लोन, इससे हमारा इन्वेस्टमेंट, सब पे असर पड़ता है, राइट। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है, अभी हमने दो रिस्क की बात की ना, एक तो आपको बताया कि मल्टी करेंसी एक्सपोजर, और दूसरा आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क बताया। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन सभी रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है टूल्स के थ्रू, हाँ या ना? तो दोस्तों, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ट्रेजरी मैनेजमेंट, राइट। इन रिस्क को मैनेज करने के लिए जो काम होता है, राइट, उसको कहते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ट्रेजरी मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, राइट। ट्रेजरी मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखिए सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब है पैसा, करेंसी, इंटरेस्ट रेट का प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर कंट्रोल, ताकि कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल रहे और लॉसेस हमारा कम हो, राइट। तो ये हमारा कहलाता है ट्रेजरी मैनेजमेंट। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां दोस्तों, पहले यहां पे बात किसकी हो रही है? यहां पे बात हो रही है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की। फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट के लिए डेरिवेटिव का यूज होता है। एक डेरिवेटिव का एग्जांपल बताएंगे? कैन यू नेम वन एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव इन द चैट बॉक्स प्लीज? एक डेरिवेटिव का नाम बताइए। क्या आपने कभी एनडीएफ का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ एनडीएफ? दोस्तों, एनडीएफ होता है हमारा नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। एनडीएफ क्या होता है? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। और एनडीएफ क्या है? एक तरह का डेरिवेटिव है, राइट। एनडीएफ इज अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो ये एग्जैक्टली वो फील्ड है जहां पे इनकी स्ट्रेंथ का फुल फायदा उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि आज का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए, राइट। ट्रेजरी मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ओके, आपका सवाल है डिस्काउंट के रिगार्डिंग, तो जरूर आपको मैं पर्सनली आपके साथ में चैट पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता हूँ, राइट। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है आईएफएससी से रिलेटेड। दोस्तों, सिनेरियो को समझिए। मेट्रो बैंक की बात हो रही है। मेट्रो बैंक एक बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, राइट। ये फॉरेन एक्सचेंज में काफी एक्टिव है, देखिए लिखा है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज में काफी ज्यादा एक्टिव है। अब यह अपना पहला आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं आईबीयू, आईबीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। तो दोस्तों, ये अपना पहला आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, राइट, यानी आईबीयू सेटअप करना चाहता है।
इनको पता चल गया है कि आरबीआई अप्रूवल चाहिए, राइट। इनको पता है कि हाँ आईबीओ को सेटअप करना है तो हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए और एक सर्टेन मिनिमम कैपिटल भी लगाना होगा, यह भी इनको पता है। तो सवाल यह है इनमें से कौन सा कथन लाइसेंसिंग और कैपिटल गाइडलाइन के बारे में सही है जिससे हम आईबीओ को सेटअप करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आईबीओ पे सवाल हर एक बार आता है। सो लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेट्रो बैंक मस्ट ऑब्टेन आरबीआई अप्रूवल and allocate a minimum capital of $20 million to the IBU and it may set up multiple IBU in the same IFSC if desired. बी कह रहा है कि मेट्रो बैंक को आरबीआई अप्रूवल लेना होगा और मिनिमम कैपिटल $20 मिलियन का देना चाहिए, एलोकेट करना पड़ेगा आईबीयू को, और केवल एक ही आईबीयू सेटअप कर सकते हैं एक आईएफएससी में, चाहे इनका कैपिटल स्ट्रेंथ कितना भी क्यों ना हो। सी कह रहा है आरबीआई अप्रूवल ऑप्शनल है यदि मेट्रो बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट जो $20 मिलियन का है उसको मीट कर रहा है और बैंक एक ही आईबीयू एक आईएफएससी में स्टैब्लिश कर सकती है। डी कह रहा है कि मेट्रो बैंक जो है केवल $20 मिलियन का कैपिटल मेंटेन करे आईबीयू ऑपरेशनल होने के बाद और बाद में एडिशनल आईबीयू के लिए अप्लाई कर सकता है सेम आईएफएससी में। बताइए दोस्तों क्या लगता है एक आईएफएससी में एक बैंक को दो अलग आईबीयू हो सकते हैं, यस या नो? प्लीज टाइप करें। मेरा सवाल है कि एक आईएफएससी में एक बैंक के दो अलग आईबीयू हो सकते हैं, मतलब एक बैंक का दो आईबीयू हो सकता है, हाँ या ना? बताइए क्या ये परमिशन दी गई है कि एक आईएफएससी में, राइट, एक बैंक के दो अलग आईबीयू हो सकते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंपल से मतलब है आईबीयू का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट, एक ऐसा ब्रांच जो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के बैंकिंग काम करता है। जैसे अब देखिए इंटरनेशनल लेवल का बैंकिंग में क्या क्या आएगा बताइए। तो एक तो हमारा फॉरेक्स आएगा, राइट, एक हमारा ओवरसीज लैंडिंग आएगा, फॉरेक्स हो गया, ओवरसीज लैंडिंग हो गया, या आपका डेरिवेटिव डीलिंग हो गया, राइट। तो ये सभी चीजें जो होती है ना, ये सभी चीजें डील करता है कौन? आईएफएससी। आईएफएससी क्या है कि इंटरनेशनल एक ब्रांच है जो इंटरनेशनल लेवल का बैंकिंग काम करता है। दोस्तों आरबीआई का रूल ये कहता है कोई भी भारतीय बैंक चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो अपना आईबीयू सेटअप करने से पहले आरबीआई का अप्रूवल ले। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, कह रहा है कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं है, समझे। आरबीआई का अप्रूवल तो लेना ही लेना है। अच्छा आपको क्या लगता है कि कैपिटल का अमाउंट आरबीआई डिसाइड करता है या बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं? आप आरबीआई टाइप कीजिए यदि आपको लगता है कि आरबीआई डिसाइड करता है। क्या लगता है दोस्तों कैपिटल का जो अमाउंट है, मिनिमम कैपिटल का जो अमाउंट है, या कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करते हैं या बैंक खुद डिसाइड करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आरबीआई ने क्लियरली रूल बनाया है कि हर आईबीयू के लिए मिनिमम जो कैपिटल है वो कितना है? $20 मिलियन, राइट। $20 मिलियन, या तो $20 मिलियन बोलिए या आप बोल दीजिए इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, दोनों में से कुछ एक, राइट। तो इतना तो कैपिटल एलोकेट करना कंपलसरी है और यह हमेशा मेंटेन करना होता है, सिर्फ शुरुआत में ही नहीं। अच्छा एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए, राइट, तो मान लीजिए एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं दोस्तों कि मान लीजिए कि मेट्रो बैंक के पास $100 मिलियन है। कितना है? $100 मिलियन है कैपिटल हो, तो क्या यह एक ही आईएफएससी में 5 आईबीयू बना सकता है, हाँ या ना? बताइए। मेरा सवाल यह है कि मेट्रो बैंक के पास मान लीजिए $100 मिलियन है, तो क्या यह एक ही आईएफएससी में 5 आईबीयू बना सकता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका नहीं बना सकता, क्योंकि आरबीआई के रूल के हिसाब से सिर्फ एक बैंक एक ही आईबीयू सेटअप कर सकते हैं, राइट, चाहे उसके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो। एक बैंक वन आईएफएससी। तो दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेट्रो बैंक को आरबीआई अप्रूवल देना पड़ेगा, यूएसडी 20 मिलियन मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा और एक आईएफएससी में सिर्फ एक ही आईबीओ अलाउड है। सिंपल रूल है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रूल क्या कहता है दोस्तों? मैं आपको रूल बता देता हूं, सिंपल सा रूल है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन दोस्तों, आपके यस नो देखकर लगता है कि एनर्जी फुल ऑन है, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट केस स्टडी दैट वी हैव। दिस इज अनदर केस स्टडी व्हिच इज रिलेटेड टू द आईएफएससी बैंकिंग यूनिट और वी कॉल इट आईबीयू। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि सिटी बैंक है, सिटी बैंक एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये अपना आईबीयू सेटअप करके अब ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। इसने अपना आईबीयू सेटअप कर लिया, इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, राइट। मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करें, राइट। तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रहा है कि विच प्रोजेक्ट टू ऑफर, राइट, विच प्रोजेक्ट टू ऑफर।
सो मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट टू ऑफर, राइट। कौन सा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट को ऑफर करें, कौन से ट्रांजेक्शन करें, कौन से रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करें, राइट। तो ये सभी चीजें मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है। चलिए अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल फीचर इज नॉट परमिटेड फॉर एन आईबीयू एज पर द गाइडलाइन। ऑप्शन ए कर रहा है कि करंट और टर्म डिपॉजिट लेना केवाईसी नॉर्म के साथ। ऑप्शन बी कर रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन और सेविंग अकाउंट देना। ऑप्शन सी कर रहा है कि नॉन रेजिडेंट से फंड रेज करके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के साथ ट्रांजेक्शन करना। और ऑप्शन डी कर रहा है कि सीआरआर और एसएलआर मेंटेन ना करना। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सा ट्रांजेक्शन, कौन कौन सा परमिशन नहीं है, ये सवाल है। तो पहला सवाल आपको ये है, क्या आपको लगता है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं जैसे नॉर्मल ब्रांच? हाँ या ना, प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। क्या आईएफएससी बैंकिंग यूनिट यानी कि आईबीयू सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, राइट, नॉर्मल ब्रांचेस के थ्रू? यस या नो? व्हाट डू यू थिंक? डू दे ओपन सेविंग अकाउंट ब्रांच, सेविंग अकाउंट? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आईबीयू का एक स्पेशल टाइप का ब्रांच होता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। आपको मैं बता दूं कि जो आईबीयू होते हैं ना, ये एक स्पेशल टाइप के ब्रांच होते हैं, राइट। दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ ब्रांच जो क्या सेटअप करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, विच हैंडल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। तो आईबीयू एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांच होते हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं। ये नॉर्मल रिटेल ब्रांच नहीं होते। तो इनमें क्या क्या अलाउड एक्टिविटी है? तो करंट अकाउंट डिपॉजिट ये ले सकते हैं, टर्म डिपॉजिट ये ले सकते हैं, नॉन रेसिडेंट का पैसा ये उठा सकते हैं और उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या आपको लगता है कि आईबीयू में कैश ट्रांजेक्शन पॉसिबल है? डू यू थिंक दैट इज कैश ट्रांजेक्शन पॉसिबल इन आईबीयू, राइट? हाँ या ना बताइए दोस्तों। अगर आपको लगता है यस लिखिए, नहीं लगता है तो नो लिखिए। दोस्तों रूल्स क्लियर है, आईबीयू कैश ट्रांजेक्शन नहीं करता और सेविंग अकाउंट भी ऑफर नहीं करते, राइट। यह सिर्फ करंट और टर्म डिपॉजिट लेते हैं, दैट टू मेनली फ्रॉम नॉन रेजिडेंट क्लाइंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, आईबीयू डिपॉजिट इंश्योर्ड नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल बैंक डिपॉजिट, राइट। तो चलिए एक बात बताइए, अगर आईबीयू भारत के किसी रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन करे तो कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? फेमा एक्ट या कंपनीज एक्ट? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, जरा जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको आईबीयू से रिलेटेड। मेरा सवाल यह है कि कोई आईबीयू है, वो भारत के किसी रेसिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है। किसके साथ? रेसिडेंट के साथ। क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो अगर कोई आईबीयू भारत के निवासी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? फेमा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा या कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? जरा बताइए तो दोस्तों अब हम इसके सही जवाब पे आते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट। देखिए, कैश ट्रांजेक्शन और सेविंग अकाउंट देना अलाउड नहीं है, या नॉट पूछा गया है ना, तो यही है। बाकी ऑप्शन ये देखिए, वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, टर्म डिपॉजिट के लिए पैसा ले सकता है, फिर वो नॉन रेजिडेंट से फंड रेज कर सकता है और उन सभी फंड को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन में यूज कर सकता है, और सीआरआर एसएलआर को रिक्वायरमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आईबीयू का काम होलसेल लेवल पे होता है, रिटेल स्टाइल बैंकिंग नहीं है। बताइए, यदि यह पॉइंट आपको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दीजिए। इफ दिस पॉइंट इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये कह रहा है दोस्तों, सिनेरियो कुछ ऐसा है, जरा सुनिए कि ग्लोबल बैंक के आईबीयू को दो एप्लीकेशन मिलती है। पहला एप्लीकेशन मिलता है एक नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। दो एप्लीकेशन मिलती है ना, राइट। किस चीज के लिए एप्लीकेशन मिलती है? फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो पहला जो एप्लीकेशन मिलता है ना, वो कौन देता है? नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देता है, राइट, जो कि एक बड़ी कॉर्पोरेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दूसरा एप्लीकेशन जो मिल रहा है वो एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल दे रहा है, जो कि एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। इसको हम लोग एचएनआई बोलते हैं। एचएनआई होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, राइट। तो दोस्तों दो एप्लीकेशन मिला। किसी के लिए एप्लीकेशन मिला कि चलो मेरे लिए करंट अकाउंट ओपन कर दो। पहला एप्लीकेशन कौन दे रहा है? नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दे रहा है। दूसरा एप्लीकेशन कौन दे रहा है? एचएनआई दे रहा है, राइट। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या आईबीयू नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के अकाउंट ओपन कर सकता है? हाँ या ना, प्लीज टाइप करें। कैन आईबीयू ओपन ए अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, यस और नो? तो दोस्तों आईबीयू का मेन काम रिटेल बैंकिंग नहीं है, या होलसेल लेवल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है।
सिंपल सा बात है, याद रखिए। राइट राइट। तो ये होलसेल लेवल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, जैसे जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके बीच डील को हैंडल करता है। राइट। तो दोस्तों रूल ऑप्शन को जरा देखिए क्या कर रहा है कि बोथ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड इंडिविजुअल आर एलिजिबल। बी कर रहा है कि ओनली नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एंटिटीज आर एलिजिबल, ओनली रेजिडेंट एंटिटीज आर परमिटेड व्हाइल ऑल नॉन रेजिडेंट एप्लीकेशन मस्ट बी डिक्लाइन। और डी कर रहा है कि बोथ टाइप आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे कंप्लाई विद द सेम केवाईसी एंड एएमएल नॉर्म। बताइए दोस्तों, अगर एक देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं, समझिए ध्यान से, जो हमारे नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं, राइट, जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं और प्लस जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये सभी अलाउड हैं, दे आर अलाउड। लेकिन जो हमारे नॉन रेजिडेंट एंटिटीज समझते हैं ना, जैसे कंपनीज हो गई, ये हमारे एंटिटीज कहलाएंगे। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग का बस अंतर है, जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, चाहे वो एचएनआई ही क्यों ना हो, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, वो अलाउड नहीं है रिसोर्स रेज या फंड डिप्लॉय करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, रिसोर्स को रेज करना है, फंड को डिप्लॉय करना है, इसके लिए इंडिविजुअल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडियन, मान लीजिए कोई एनआरआई है, ठीक है, वो आपको बोले कि मैं आईएफएससी में अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो क्या आईबीयू यस बोल सकता है, हाँ या ना, बताइए। सवाल यह है कि कोई हमारा, मान लीजिए कि कोई हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, वो जाता है आईबीयू में, वो बोलता है कि नहीं मुझे ना आईएफएससी में अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो क्या आईबीयू उसको यस बोल सकता है, यस या नो टाइप कीजिए। दोस्तों ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, इसलिए है ताकि आईएफएससी का फोकस इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शन पर रहे, रिटेल अकाउंट पर नहीं रहे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वर्डिंग को पकड़िए। आईएफएससी बनाया ही गया है होलसेल लेवल बैंकिंग के लिए, रिटेल लेवल बैंकिंग का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एचएनआई हो चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, का कोई रोल नहीं है, राइट। तो इसका फोकस होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रांजेक्शन पर रहता है, समझे बात को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओनली नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एंटिटीज दे आर एलिजिबल। इंडिविजुअल की कोई बात ही नहीं हो रही है, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा, आईएफएससी आईबीयू रिटेल कस्टमर के लिए नहीं बने हैं। अगर यह पॉइंट क्लियर हो गया हो तो प्लीज क्लियर टाइप कर दे चैट बॉक्स में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईबीयू के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और दोस्तों यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारा एक बैंक है जिसका नाम है इंटर स्टेट बैंक। इसका आईबीयू सिर्फ फॉरेन करेंसी में ऑपरेट करता है, लिखा है ना, इसका जो आईबीयू है वो केवल फॉरेन करेंसी में ऑपरेट करता है। एक रेजिडेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है और बोलता है मुझे फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट चाहिए और साथ में चेक से पेमेंट करना है। फिर से सवाल को सुनिए, इंटर स्टेट बैंक का आईबीयू सिर्फ फॉरेन करेंसी में ऑपरेट करता है, पहला पॉइंट। एक रेजिडेंट, ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट आता है और क्या बोलता है कि मुझे फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट चाहिए, क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट चाहिए, राइट, और साथ में चेक से पेमेंट करना है। चलिए ये तो इसने कह दिया। तो आप मान लीजिए बैंक मैनेजर है, तो आप क्या कीजिएगा, हाउ शुड IBU respond to this request in the light of the regulatory guideline? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। तो मान लीजिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आप अकाउंट अप्रूव कीजिएगा और चेक फैसिलिटी भी दे दीजिएगा। बी कह रहा है कि अकाउंट अप्रूव कीजिए लेकिन बताइए कि ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंक ट्रांसफर से ही होंगे। सी में बोलिएगा कि नहीं अकाउंट को रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि रेसिडेंट एंटिटी अकाउंट खोल ही नहीं सकते। और डी में कह रहा है कि अकाउंट अप्रूव कीजिए लेकिन चेक सिर्फ डिपोजिट के लिए अलाउ कीजिए। बताइए दोस्तों कैसे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्या लगता है, जल्दी चैट में लिखिए ए बी सी या डी। दोस्तों इसके जवाब से पहले आपसे मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, जरा इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सवाल मेरा यह है दोस्तों, माय क्वेश्चन इज दैट क्या आपको लगता है आईबीयू में चेक अलाउ होते हैं, हाँ या ना, जवाब दीजिए। क्या आईबीयू में चेक अलाउ होते हैं? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि रेजिडेंट कॉर्पोरेट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, हाँ या ना। चलिए अब इसको समझते हैं सिंपल भाषा में। देखिए आईबीयू का काम क्या होता है, आईबीयू होता है हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग यूनिट, राइट। तो आईबीयू का काम होता है फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल बैंक है तो ट्रांजेक्शन कैसा करेगा, फॉरेन करेंसी में करेगा। लेकिन
इनकी ऑपरेशन को आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन में रखा है, तो आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो इन्हें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि आईबीओ में चेक फैसिलिटी होती ही नहीं है, चेक फैसिलिटी नहीं होती है, बिग नो है चेक फैसिलिटी में, इसको डबल स्टार नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्यों नहीं होती? क्योंकि पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पे बेस्ड है, तेजी से, सिक्योर, इजी ट्रैकेबल है। अच्छा, जहां तक बात करें रेजिडेंट कॉर्पोरेट अकाउंट की, क्योंकि दूसरी बात हो रही है ना यहाँ पे रेजिडेंट कॉर्पोरेट अकाउंट की, इफ यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ रेजिडेंट कॉर्पोरेट अकाउंट, तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि रेजिडेंट कॉर्पोरेट अकाउंट खोल सकता है, पर फेमा के रूल फॉलो होते हैं, सिर्फ चेक का ऑप्शन नहीं होता, बस बैंक ट्रांसफर होते हैं। समझिए बात को, रेजिडेंट फॉरेन रेजिडेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन फेमा के रूल फॉलो होते हैं, सिर्फ चेक का ऑप्शन नहीं होता है, बस बैंक ट्रांसफर होता है। तो जवाब क्या होगा? ऑप्शन ने क्या करा है? अप्रूव कर दीजिए, नहीं चेक तो देना ही नहीं है। करंट अकाउंट अप्रूव कर दीजिए, लेकिन सारा बोलिए कि सारा ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होगा, ऑनलाइन होगा, कुछ भी चेक की नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। राइट, तो अकाउंट अप्रूव होगा, लेकिन पेमेंट सिर्फ बैंक ट्रांसफर से होनी चाहिए, चेक बिल्कुल अलाउड नहीं है। बताइए दोस्तों, ये अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि आईबीओ में चेक क्यों बैंड है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो लोग आंसर सही दिए हैं उनको क्लैप इमोजीज भेजो चैट में। राइट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा आप लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्लोबल फिन बैंक। आइए आईबीओ से रिलेटेड एक और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि बेसिकली हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। राइट, आईबीओ का फुल फॉर्म है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। चलिए इमेजिन करते हैं कि ग्लोबल फिन बैंक नाम का एक बैंक आपने पहले आईएफएससी खोल रहा है, मतलब ग्लोबल फाइनेंस बैंक जो है ये अपना पहला आईएफएससी आईबीओ खोल रहा है। ठीक है, अब आईबीओ का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में, यह एक ऐसा बैंकिंग ब्रांच होता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ऑपरेट करता है, जैसे गिफ्ट सिटी इन इंडिया। राइट, तो अब देखिए हुआ क्या कि इसको एक चैलेंज मिला। राइट, इनको एक चैलेंज मिला कि इनको अपना आईबीओ के लिए एलसीआर, एलसीआर समझते हैं ना? राइट, तो चलिए एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और एनएसएफआर होता है हमारा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये मेंटेन करना पड़ेगा। ये दोनों बेसिकली एक तरह का सेफ्टी नेट होते हैं। क्या होते हैं ये एक तरह के सेफ्टी नेट होते हैं। राइट, जो कि इंश्योर करते हैं कि बैंक के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काफी पैसे रिजर्व में। राइट, तो दोस्तों आप लोगों के हिसाब से ये दो रेशियो जो आपके मैंने बात की, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बताइए तो जरा सा। अच्छा, एक और बात आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आईएफएससी यूनिट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नॉर्मल डोमेस्टिक ब्रांच से अलग होता है? बताइए। देखिए, हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो क्या आपको लगता है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हमारे आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के, आईबीयू के, और जो नॉर्मल ब्रांच के, वो अलग होता है? ठीक है, बताइए हाँ या ना। तो ये दोनों चीज का जवाब दीजिए। राइट, तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो हमारे ग्लोबल फाइनेंस फिन बैंक है ना, राइट, ये जो दो लिक्विडिटी रेशियो है, राइट, एलसीआर और एनएसएफआर, पहला यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि आईबीयू के रूल में एक छोटा सा गिफ्ट भी है। क्या गिफ्ट है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। गिफ्ट ये है कि यदि आईएफएससीए, आईएफएससीए क्या होता है? फुल फॉर्म यहाँ देखिए दिया हुआ है, आईएफएससीए होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। यदि आईएफएससीए परमिशन दे, यदि आईएफएससीए परमिशन दे, तो ये लिक्विडिटी रेशियो आईबीयू लेवल पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेंटेन दिस टू लिक्विडिटी रेशियो एट द आईबीयू लेवल। बैंक अपने पेरेंट बैंक लेवल पर ही यह मेंटेन कर सकता है। समझे बात को? तो कौन परमिशन देगा? आईएफएससी परमिशन देगा। क्या परमिशन देगा? चलो ये परमिशन देगा, ये बोलेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम जो है आईबीओ लेवल पे मेंटेन करो, तुम ब्रांच लेवल पे मेंटेन करो, तुम पेरेंट बैंक लेवल पे मेंटेन करो। आपको क्या लगता है यह ऑपरेशनली इजी बना देता है बैंक के लिए? हाँ या ना? बेसिकली ये जो परमिशन मिलता है आईएफएससी से, क्या ये आसान बना देता है बैंक को? दोस्तों सिंपल सा बात है कि ग्लोबल फिन बैंक अपने मेन हेडक्वार्टर के लिक्विडिटी सिस्टम का यूज करके कॉम्प्लायंस कर सकता है, अलग से आईबीओ के लिए हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, कैपिटल मिनिमम कितना होना चाहिए बताएंगे? अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, मिनिमम कैपिटल कितना था? $20 मिलियन, इसको मत भूलिएगा। $20 मिलियन मिनिमम कैपिटल चाहिए, और एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर होता है, इसकी रिक्वायरमेंट भी अभी भी अलग से फुलफिल करने पड़ेंगे। राइट, समझे? ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए।
तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि आईबीओ इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग एनी लिक्विडिटी रेशियो, कर रहा है कि आईबीओ एग्जेम्प्ट है लिक्विडिटी रेशियो से अगर पेरेंट बैंक का कैपिटल 20 मिलियन से ज्यादा हो। बी कर रहा है कि आईबीओ स्ट्रिक्टली, आईबीओ को अपने लेवल पर ही एलसीआर और एनएसएफआर मेंटेन करना पड़ेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सी कर रहा है कि एलसीआर और एनएसएफआर में मेंटेन करना मैंडेटरी है, लेकिन आईएफएससीए की परमिशन से या पेरेंट बैंक लेवल पर भी मेंटेन हो सकता है। और डी कर रहा है कि डोमेस्टिक सीआरआर और एसएलआर का यूज कर सकते हैं अगर होम रेगुलेटर का एनओसी मिल जाए तो। बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी कौन सा सही है? अभी तो मैंने आपको जवाब बता ही दिया है, सी नंबर सही है। क्योंकि दोस्तों यह एक ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है जो बैंक को अपना काम सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। देखिए, सीआईबी या कोई भी बैंकिंग एग्जाम सिर्फ रट्टा मारने से क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। इसी तरह से छोटे छोटे रेगुलेटरी पॉइंट एग्जाम में हाई स्कोरिंग होते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का आपको मैं होमवर्क देता हूं, एलसीआर एनएसएफआर का बेसिक डेफिनेशन एक बार लिख के रिवाइज कीजिए। और दोस्तों आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगला जो सेशन होगा उसका मैं आपको नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो हमारे कोर्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।